सोचिए एक केस जिसके फैसले का इंतजार 6 साल तक करना पड़ा। ये एक ऐसा मामला है जो पावर और अकाउंटेबिलिटी यानी सत्ता और उसकी जवाबदेही पर बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। बात है अप्रैल 2026 की, जब मदुरई की एक अदालत से एक, कह सकते हैं, चौंकाने वाला फैसला आया। 9 पुलिस अधिकारियों को मौत की सजा। जी हाँ, मौत की सजा। ये एक ऐसा मामला था जहां जिन पर रक्षा की जिम्मेदारी थी वही जान लेने वाले बन गए। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हुआ क्या था? कैसे रक्षक ही अपराधी बन गए? चलिए इस फैसले के पीछे की पूरी कहानी को समझते हैं, परत दर परत। और इसकी शुरुआत होती है जून 2020 की कुछ बहुत ही दुखद घटनाओं से। तो बात है पी जयराज और उनके बेटे जे बेनिक्स की, एक पिता पुत्र जो कभी घर वापस ही नहीं लौटे। उनके साथ क्या हुआ, ये समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, कोविड-19 लॉकडाउन के उस दौर में। अब जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो ये है कि ये पूरी की पूरी ट्रेजेडी सिर्फ 4 दिनों में हुई। सिर्फ 4 दिन। सोचिए, 19 जून को जयराज और बेनिक्स को अरेस्ट किया गया। उसी रात उन्हें बेरहमी से टॉर्चर किया गया। फिर 22 जून को बेनिक्स की मौत हो गई और उसके ठीक अगले ही दिन 23 जून को उनके पिता जयराज ने भी दम तोड़ दिया। और यहीं पर 2 अलग-अलग कहानियां सामने आती हैं, एक पुलिस की और दूसरी सच्चाई की। पुलिस का ऑफिशियल वर्जन क्या था कि उन्होंने अपनी दुकान लॉकडाउन कर्फ्यू के बाद भी खुली रखी थी, बस इतनी सी बात। लेकिन जब सीबीआई ने जांच की तो एक बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा डरावनी कहानी सामने आई। पता चला कि जयराज ने बस पुलिस को लोकल मजदूरों को परेशान करने से रोका था, और बस इसी बात को पुलिस ने अपनी ईगो पर ले लिया और बदला लेने के लिए उन्हें अरेस्ट कर लिया। अब जाहिर सी बात है, जब ये खबर बाहर आई तो लोगों में जबरदस्त गुस्सा फूटा, चारों तरफ विरोध हुआ और इस पब्लिक प्रेशर ने सिस्टम को एक्शन लेने पर मजबूर कर दिया। लेकिन इंसाफ की ये राह इतनी आसान नहीं थी। इसके लिए ऊपर से दखल देना पड़ा। पहले मद्रास हाईकोर्ट ने खुद इस मामले को अपने हाथ में लिया, जिसे सुओ मोटो कॉग्निजेंस कहते हैं। फिर तमिलनाडु सरकार ने केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया। सीबीआई ने तो अपनी चार्जशीट सितंबर 2020 तक फाइल भी कर दी थी। लेकिन सोचिए, कोर्ट का आखिरी फैसला आने में पूरे 6 साल लग गए। यहाँ रुककर एक सवाल सोचना जरूरी है। क्या ये जो सथनकुलम में हुआ ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट था? मतलब क्या ये बस एक बार हुई घटना है, या फिर ये एक बहुत बड़ी और परेशान करने वाली प्रॉब्लम का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है? सच तो ये है कि सतनकुलम का मामला किसी एक घटना के बारे में नहीं है। ये हमारे जस्टिस सिस्टम की एक बहुत पुरानी और गहरी बीमारी का एक लक्षण है। चलिए कुछ आंकड़े देखते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के मुताबिक सिर्फ 2023-24 यानी एक साल में पुलिस कस्टडी में 157 मौतें हुईं। 157। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 157 जिंदगियां हैं। और अगर आपको ये नंबर बड़ा लग रहा है तो जरा जुडिशियल कस्टडी के आंकड़े सुनिए, मतलब जब किसी को कोर्ट जेल भेज देती है उसके बाद। यहाँ ये आंकड़ा है 2346, 2346 मौतें सिर्फ एक साल में। तो ये चार्ट हमें साफ साफ दिखाता है कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। एक तरफ पुलिस कस्टडी में 157 मौतें और दूसरी तरफ जुडिशियल कस्टडी में 2346। ये फर्क बहुत बड़ा है। तो सवाल ये है कि ऐसा बार बार क्यों होता है? हमारे संविधान में प्रोटेक्शंस हैं, कानून हैं, फिर भी यह हिंसा क्यों नहीं रुकती? असल में हमारे सिस्टम में ही कुछ खामियां हैं। तो आगे बढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं कि कस्टोडियल वायलेंस या हिरासत में हिंसा का मतलब क्या है। ये सिर्फ मारपीट तक सीमित नहीं है। किसी से जबरदस्ती जुर्म कबूल करवाना, उसे मेंटली टॉर्चर करना, उसकी बेइज्जती करना, ये सब इसी में आता है। तो प्रॉब्लम की जड़ क्या है? देखिए, कई सारी वजह हैं। एक तो हमारे कानून में टॉर्चर शब्द की कोई साफ परिभाषा ही नहीं है। फिर जवाबदेही की बहुत कमी है, एक इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है। पुलिस फोर्स के अंदर एक कल्चर बन गया है कि कुछ भी कर लो सजा तो होगी नहीं। और तो और आज के ज़माने की इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स पर ट्रेनिंग की भी भारी कमी है। इन सब वजहों से एक ऐसा माहौल बनता है जहां पावर का गलत इस्तेमाल करना बहुत आसान हो जाता है। मज़े की बात यह है कि हमारा संविधान हमें ऐसे पावर के दुरुपयोग से बचाने के लिए बनाया गया है। जैसे आर्टिकल 21 को ही ले लीजिए। ये कहता है कि किसी भी इंसान को किसी पुराने जुर्म के लिए नए कानून के तहत सजा नहीं दी जा सकती। ये सरकार की मनमानी पर एक बहुत बड़ा चेक है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या?
इस टूटे हुए सिस्टम को ठीक कैसे किया जाए? और उन 9 पुलिस अफसरों का क्या होगा जिन्हें सजा मिली है? देखिए, एक्सपर्ट्स ने कई सारे सुधार सुझाए हैं जिनसे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ सकती है। जैसे कि भारत को यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर को साइन करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले ही कह दिया है कि हर पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए, उसे सख्ती से लागू करना होगा। पुलिस की ट्रेनिंग में ह्यूमन राइट्स और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन पर जोर देना होगा। और सबसे जरूरी, लोगों को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूक करना होगा। लेकिन एक बात समझनी बहुत जरूरी है, ये जो मौत की सजा सुनाई गई है, ये कहानी का अंत नहीं है। असल में ये एक बहुत लंबी लीगल लड़ाई की बस शुरुआत है। कैसे? देखिए, जब भी किसी को मौत की सजा मिलती है तो उसे कंफर्म करने के लिए केस हाई कोर्ट में जाता है। अगर वहां भी सजा बरकरार रहती है तो दोषी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। वहां से भी राहत न मिले तो एक रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकते हैं। और आखिर में भारत के राष्ट्रपति के पास दया याचिका का ऑप्शन तो है ही। मतलब इस पूरी प्रोसेस में अभी कई साल और लग सकते हैं। तो आखिर में ये फैसला जयराज और बेनिक्स के परिवार के लिए यकीनन इंसाफ की एक किरण है। लेकिन ये हम सब के लिए, पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है कि क्या एक फैसला जो आने में भी 6 साल लग गए, उस पूरे सिस्टम को बदलने के लिए काफी होगा जिसकी वजह से ये सब हुआ ही? इस पर सोचने की जरूरत है।